हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं आईआईटी जैम के बारे में। तो आईआईटी जैम मैथमेटिक्स के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे कल के पेपर में अटेम्प्ट करना है, कौन कौन से टॉपिक को आपको अटेम्प्ट करना है, वो सारे डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा कट ऑफ क्या हो सकता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पिछले कट ऑफ क्या थी 2020 के, उसके कंपेयर में आपको किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, क्या एक कट ऑफ आपको माइंड में लेके चलना है कि हाँ ये आपका एक एम होना चाहिए कि इतने मार्क्स के क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, और उसके लिए आपको किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना है, ये सब डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको कुछ रियलिटी बताऊंगा कट ऑफ वर्सेस जिस मार्क्स पे आपका एडमिशन होगा। जो आपको कट ऑफ बताया जाता है वो एक्चुअल में सिर्फ नाम के लिए कट ऑफ होता है, बल्कि उससे कहीं आपका एडमिशन नहीं होगा। तो कितने मार्क्स पे आपका एडमिशन होगा आईआईटी कॉलेज में, और मैं एक मार्क्स आपको बता दूंगा जितने में आपका एनआईटी में भी एडमिशन हो सकता है। बट जो मेनली फोकस होगा उस पर हम डिस्कस करेंगे आईआईटी के बारे में, जो 2020 का कट ऑफ था और कौन कौन से बेस्ट कॉलेज हैं, किस कॉलेज में कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं और टोटल कितने कॉलेज हैं। ये सारी पूरी कंप्लीट डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले। तो आईआईटी जैम 2021, तो आई होप आप सभी ने अच्छे से अपनी तैयारी की होगी, कल के पेपर में आप सब अपना बेस्ट दोगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल्स होगा, पूरे एक वीडियो के अंदर पूरे कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। पहले देखो, पहले तो हम लोग समझते हैं जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है आईआईटी जैम के अंदर मैथमेटिक्स। ये टोटल इसमें मॉडर्न अलजेब्रा का टॉपिक मैंने नहीं इंक्लूड किया है, क्योंकि मॉडर्न अलजेब्रा अपने आप में बहुत ही वास्ट है, तो बहुत सारे लोग उस टॉपिक को स्किप कर देते हैं। हालांकि उसमें भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हो, जो कि डिपेंड होता है परम्यूटेशन, कॉन्जुगेसी क्लासेस, यानी कि डायरेक्टली फॉर्मूले से रिलेटेड। तो वहां से आप 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप मॉडर्न अलजेब्रा को स्किप भी करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ये जो टॉपिक है यहाँ से आपके 90 to 91 मार्क्स आपके यहाँ से आएंगे, क्योंकि मॉडर्न अलजेब्रा से 8 to 9 मार्क्स आपके मॉडर्न अलजेब्रा, मैक्सिमम 10 मार्क्स आते हैं, ठीक है, मैक्सिमम 10 मार्क्स। अदरवाइज आपके 8 to 9 मार्क्स मॉडर्न अलजेब्रा से आते हैं। अब अगर आप यहाँ पे टॉपिक देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में अब क्या क्या आता है? डिफरेंशियल कैलकुलस में आपका फंक्शन, कंटीन्यूअस फंक्शन, लिमिट, डेरिवेटिव, ये सारे आपके डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर आ जाते हैं, और यहाँ से आपका 23 मार्क्स गेन होगा। तो आपको ट्राई करना है कि डिफरेंशियल कैलकुलस में 23 में से 18 to 20 मार्क्स गेन करना, क्योंकि इसमें डिफरेंशिएबिलिटी के टॉपिक होते हैं, कंटीन्यूअस के, लिमिट के, और क्वेश्चन अच्छे लेवल के होते हैं। अगर आप डिफरेंशियल कैलकुलस के क्वेश्चन देखोगे तो काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, तो इसको आपको अच्छे से अटेंड करना है। इसमें डिफरेंशियल कैलकुलस में रियल एनालिसिस को भी इसी में हमने ऐड कर दिया है। सेकेंड टॉपिक आता है लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस का लेवल इतना टफ नहीं होता है। लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस आप इजीली 10 to 11 मार्क्स आप गेन कर सकते हो। इसके अलावा सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिर्फ आईआईटी जैम ही नहीं बल्कि किसी भी एग्जाम के लिए सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सीक्वेंस एंड सीरीज के आप लोग ने बहुत सारे क्वेश्चंस भी ट्राई किए होंगे। इसमें सीरीज के आपको सारे फॉर्मूले पता होना चाहिए कि किस किस मेथड का यूज करके आप किसी भी सीक्वेंस का आप लिमिट फाइंड कर सकते हो। इसके अलावा सीरीज के क्वेश्चंस, और आईआईटी जैम की खासियत है ये सम पे बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड द सम ऑफ सीरीज। हालांकि मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं जिसमें आपको हाउ टू फाइंड द सम ऑफ सीरीज, उस पर 1-2 वीडियो आप वो देख सकते हो। तो हालांकि मैं आपको यही बोलूंगा कि अब आपका कल पेपर है तो आप कोई वीडियो नहीं देखो, एकदम रिलैक्स होके आपको क्या करना, पेपर देने जाना है, क्योंकि जितना अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड होगा उतना अच्छा आप पेपर लिख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, मैं आपको हमेशा ये रिपीट करता हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड। आपके क्वेश्चंस को पेपर के टाइम पे सोचने की थिंकिंग सबसे अच्छी होनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो सीक्वेंस एंड सीरीज आपको क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन के मैं तो बोल रहा हूँ 12 में से 12 मार्क्स आप अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन के स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं, वेरिएबल सेपरेबल के डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा
आपके लीनियर पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बर्नौली इक्वेशन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, होमोजीनियस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, और इसके अलावा आपको कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन दिया, अरे एक कोई मतलब ज्योमेट्रिक, जैसे कि सर्कल का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, पैराबोलिक का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, या फिर ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी वाले, ये टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपको सॉल्व करने होते हैं। या फिर आपको कंटिन्यूअस फंक्शन का यूज करके एक फंक्शन दिया होगा और उसका डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना, तो और इनिशियल कंडीशन क्या आते हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के आपको क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। डिफरेंशियल इक्वेशन के तो मार्क्स आपके नहीं छूटने चाहिए, अगर जितने भी अच्छे से प्रैक्टिस किया जिसने भी डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस वो अटेम्प्ट कर सकता है। इसके अलावा इंटीग्रल कैलकुलस के क्वेश्चन थोड़ा टफ आते हैं, यहाँ पे आपका एम ये होना चाहिए कि 7 to 8 मार्क्स आप यहाँ से गेन कर लो, क्योंकि ट्रिपल इंटीग्रल के कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं और कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट रिजल्ट बेसिस पे आ जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान देना है। बाकी इंटीग्रल इक्वेशन के क्वेश्चन थोड़ा टफ होते हैं, अगर बाकी सबसे कंपेयर करेंगे तो इंटीग्रल इक्वेशन के क्वेश्चन टफ होते हैं। और लास्ट में आता है वेक्टर कैलकुलस। अब वेक्टर कैलकुलस के क्वेश्चंस अगर जिसने अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकता है, बट प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, आपको टाइम मैनेज करना है। तो उस टाइम के अंदर आपको वेक्टर कैलकुलस के क्वेश्चंस को अवॉइड करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई इंटीग्रल आपको सॉल्व करने हैं और आपको आता है बट उसमें टाइम कंज्यूमिंग है और आपको आंसर्स निकालने, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप स्किप कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम है तब उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, अदरवाइज उस क्वेश्चंस को छोड़ दो। अब इसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, जैसे फॉर एग्जांपल गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पे आ गया, लाइन इंटीग्रल पे आ गया, यानी कि जो डायरेक्टली रिजल्ट बेस पे क्वेश्चंस है और उसमें कुछ तो ज्योमेट्री का अगर डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पता है तो आप वहां से भी, और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, सरफेस इंटीग्रल के जो दो थ्योरम है उसका यूज करके आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो, स्टोक थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का। तो ये तो हो गया, आप इस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। मॉडर्न अलजेब्रा का ये डिपेंड करता है, अगर जिसने मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ रखा है तो वो तो अटेम्प्ट कर सकता है, अदरवाइज जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो उसको पूरी तरीके से स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पैटर्न कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स आते हैं और आपको कितने यहां से गेन करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा था, डिफरेंशियल इक्वेशन से आपका 17 to 18, तो मैं मिनिमम मार्क्स पकड़ के चलता हूं 17 मार्क्स। लीनियर अलजेब्रा से आपको कोशिश करने 10 मार्क्स। सीक्वेंस एंड सीरीज से भी आपको कोशिश करने की यहां से भी आपका 8 to 10 मार्क्स आना चाहिए। और इसके अलावा डिफरेंशियल इक्वेशन से भी यहाँ पे भी आपका कोशिश होना चाहिए 10 मार्क्स। अब इंटीग्रल और वेक्टर कैलकुलस, यहाँ से अगर आपका 10 to 15 मार्क्स भी आता है तो भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं लमसम बात करूं मिनिमम तो 27, 35, 45 और 55, तो यहां से आप टोटल 55 से लेके कितना अटेम्प्ट कर सकते हो, 27, 37, 47, 62 मार्क्स तक आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अब मैं ये आपको मिनिमम बता रहा हूं, क्योंकि जो आप कट ऑफ देखते हो ना, 30 कट ऑफ आया है, 25 कट ऑफ आया है, हालांकि पहले ऐसा होता था कि बाकी सब्जेक्ट से जब हम कंपेयर करते थे तो मैथमेटिक्स का जो कट ऑफ था वो काफी कम होता था, खाली फिजिक्स का मैथमेटिक्स से कम होता था, बाकी हर सब्जेक्ट का कट ऑफ अगर हम कंपेयर करते थे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से तो वो ज्यादा होता था। बट लास्ट टाइम ऐसा हो गया कि केमिस्ट्री की कट ऑफ सबसे कम निकल गई और मैथमेटिक्स का कट ऑफ लगभग डबल हो गया केमिस्ट्री के। यानी कि देखा जाए तो मैथमेटिक्स के कंपटीशन इतना बढ़ गया, ये नहीं कह सकते कि लेवल कम हो गया, क्वेश्चंस के लेवल वैसे ही हैं। हालांकि मैथ्स में होता ये है कि अगर आपने किसी टॉपिक को नहीं पढ़ रखा है तो वो आपके लिए बहुत हार्ड है, और लेकिन अगर आपने उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया और उसी टाइप के क्वेश्चंस आ जाए तो आपके बहुत ईजी है। तो मैथ्स में ऐसे ही हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी बहुत सब सॉल्व कर रहे हैं और जिससे कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। जब स्टार्टिंग में पैटर्न चेंज हुआ था तो वो टाइम पे लोगों को पता नहीं था तो कट ऑफ कम था, बट अब पैटर्न उसी तरीके से हो गया है तो लोगों को पता चल गया किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व कर रहे हैं, जिससे हो ये रहा है कि कंपटीशन काफी बढ़ गई, लेवल कम नहीं हुआ है। और दूसरी बात, आईआईटी जैम में कुछ फिक्स नहीं है कि पिछले बार 33, 32 कट ऑफ आया था तो इस बार भी उतना ही कट ऑफ होगा। कट ऑफ उससे कम हो सकता है बट उससे ज्यादा होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि
कौन एग्जाम कंडक्ट करा रहा है इस पे भी डिपेंड करता है। और दूसरी बात, लेकिन आपको माइंड में क्या लेके चलना है कि अब तक 2016 से लेके 2015 से लेके 2020 यानी कि पिछले 6 इयर्स में जो मैक्सिमम कट ऑफ होगा वो आपको टारगेट लेके चलना है कि उतना आपको अचीव करना है। तो हम क्या डिस्कस करते हैं, जैसा कि 2020 का कट ऑफ सबसे अब तक सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जो था वो 2020 का गया था, तो उसी के बेस पे हम डिस्कस करेंगे कि आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने और कितना मार्क्स अगर आप गेन करते हो तो आपके एडमिशन होंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट कट ऑफ क्लियर करना या मार्क्स लाना नहीं है, इंपॉर्टेंस ये है कि आप आईआईटी में आपका एडमिशन कैसा होगा, क्योंकि आईआईटी जैम का पेपर आप इसके लिए दे रहे हो ताकि आपका आईआईटी में एडमिशन होना चाहिए। तो आईआईटी में एडमिशन होने के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए, अगर आप एक ओपन कैटेगरी के हो, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट, तो आपको कितने मार्क्स चाहिए, अगर आप एक ओबीसी के कैंडिडेट हो तो आपको कितने मार्क्स चाहिए, अगर आप ईडब्ल्यूएस का फॉर्म भरे तो कितने मार्क्स चाहिए, एससी कास्ट के हो तो कितना मार्क्स चाहिए, एसटी कास्ट के हो तो, या फिर अगर आप फिजिकल हैंडीकैप, तो यानी कि हर एक कास्ट में या ओपन में अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको कितने मार्क्स लाने चाहिए, तो वो हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, अब हम डिस्कस करेंगे कि टोटल कितने कॉलेजेस हैं। देखो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ इसलिए नहीं कि कल आप पेपर देने जा रहे हो, पेपर दे के आओगे तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। हालांकि यहाँ पे अगर वो स्टूडेंट जो पेपर देने जा रहे हैं अगर यहाँ पे स्किप कर सकते हो तो भी चलेगा, आप बाकी का वीडियो पेपर दे के आने के बाद भी देख सकते हो, क्योंकि ये आपके अभी नहीं बल्कि बाद में काम आने वाले हैं। बाकी अगर आप वीडियो देखोगे तो भी अच्छा है, क्योंकि यहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको कितने मार्क्स गेन करने हैं, क्योंकि जो कट ऑफ आप देखते हो वो आपकी कट ऑफ सिर्फ नाम के लिए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। वो तो एक मतलब बोलते हैं ना कि इतने स्टूडेंट एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, जिससे कि उनको फॉर्म के पैसे मिल सके, बस इतना ही, इससे और कुछ लेना देना नहीं है। अगर उनको सीट है 300 तो वो लोग 2500 या 2500 तक का क्या करते वो लोग कट ऑफ निकालते हैं, जिससे कि उतने लोग अप्लाई कर सकते हैं किसी कॉलेज के लिए, एनआईटीज के लिए, आईआईटी के लिए, या अच्छे अच्छे कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इससे आपको कहीं आईआईटी में एडमिशन होगा इसका मतलब नहीं है। अगर 10% है तो उसका कम से कम उसका 8 गुना, मतलब अगर टोटल से 10% है तो उसका 10%, अरे 8 गुना ज्यादा, मतलब 80% वो लोग क्या निकालते, कट ऑफ निकालते। मतलब अगर 300 सीट है तो लगभग 2400 टू 2500 तक कट ऑफ होता है, ये आपको माइंड में रख के चलना है। अगर 400 सीट है तो कम से कम 25 टू 2600 का कट ऑफ होता है, बट वो सारे स्टूडेंट का एडमिशन नहीं होता है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं कितने नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं और कौन कौन से कॉलेज में कितने सीट्स हैं, मैथ्स के कितने सीट्स हैं, और दूसरी बात वहां पे कौन कौन से कोर्स है, क्या वहां पे जॉइंट पीएचडी है या फिर डुअल डिग्री है या फिर प्योर मैथ्स है, वो सब हम डिस्कस करने वाले। जैसा कि देखो टोटल इंस्टीट्यूट की बात करूं, करेंट जो आप पेपर देने जा रहे हो, तो करेंट में 19 इंस्टीट्यूट है आईआईटीज के, जिसमें से एक बीएचयू है, बट बीएचयू में आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री है, मैथ्स के लिए बीएचयू नहीं है, ठीक है। सेकेंड बात करते हैं टोटल सीट्स कितने, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आप देखोगे तो कट ऑफ में जो आपका कट ऑफ आता है, मैं अगर एक ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बात करूं तो ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट का जो कट ऑफ का रैंक होता है वो 2200 से लेकर 2400 तक, बट एक्चुअल में सीट्स कितने हैं, टोटल सीट्स की बात कर रहा हूं 688 है। अब अगर एक ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट का कट ऑफ अगर 2400 रैंक है और टोटल सीट्स अगर 68 है, इसका मतलब ये है कि आपका एडमिशन आईआईटी कॉलेज में नहीं होगा। यहां तक कि एनआईटी कॉलेज में भी एडमिशन नहीं होता, एनआईटी कॉलेज में भी आपका मार्क्स कम से कम 700 to 800 या फिर ज्यादा से ज्यादा रैंक आपका 1000 के अंदर होना चाहिए, तब आपके चांसेस है कि अच्छे से आईआईटी एनआईटी कॉलेज में लगेंगे। अब बात करते हैं जनरल कैटेगरी। अब ये देख सकते हो 688 में से अगर हम ईडब्ल्यूएस को भी माइनस कर दें तो टोटल कितने होते हैं 100%, 100% में 50% जनरल कैटेगरी की ओपन कैटेगरी का होता है और 50% कास्ट का। अब ओपन कैटेगरी में भी जो जनरल कैटेगरी होते हैं उनका 40% है और 10% ईडब्ल्यूएस का।
जो इकोनॉमिक वीकर क्लासेस होते हैं, यानी कि आपके पास सिर्फ 14% है। अगर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आपके पास 40% है, यानी कि टोटल सीट्स कितने हो जाएंगे आपके पास 268 हो जाएंगे। और बाकी अगर हम कास्ट की बात करते हैं बाकी लोगों की, तो ईडब्ल्यूएस में देख सकते हैं आप ईडब्ल्यूएस में टोटल 6 है, सीट्स है 66, ओबीसी में सीट है 175, एससी कास्ट का सीट है 98, एसटी कास्ट का सीट है 50 और पीडब्ल्यूडी यानी कि जो फिजिकल हैंडीकैप के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए 31 कट ऑफ, अरे 31 मार्क्स उनको, अरे सॉरी इतने सीट्स हैं। ठीक है, तो आईआईटी कॉलेज में टोटल सीट्स कितने हैं? अगर आप एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो 268 सीट्स हैं, अगर आप एक ईडब्ल्यूएस के हो तो 66, अगर ओबीसी कास्ट के हो तो 175, शेड्यूल कास्ट के हो तो 98, शेड्यूल ट्राइब्स के हो तो 50 और पीडब्ल्यूडी के हो तो 31 सीट्स आपके लिए आईआईटी कॉलेज में। ये मैं बता रहा हूं 19 जो आईआईटी कॉलेज करंट में है उनके पास इतने सीट्स हैं। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस कॉलेज में कितने सीट्स हैं, मैथ्स के लिए कौन कौन से कोर्स होंगे, ये सब हम पूरा डिस्कशन करने वाले। तो यहां से आपको एक आइडिया लग गया कि आपको कितने सीट हैं, यानी कि अगर लास्ट टाइम की बात करूं तो टोटल आई थिंक कुछ 30,500 मतलब लमसम 40,000 ने पेपर दिया था, और 40,000 में से आईआईटी में जाने के लिए एक ओपन कैटेगरी के लिए कितने सीट्स हैं? सिर्फ 268 सीट्स हैं। और अगर मैं टोटल ओवरऑल कैंडिडेट की बात करूं तो आपको समझना है कि 688 सीट्स है आपके लिए। तो ओपन कैटेगरी वाले के लिए 268 और बाकी सबके उनके कास्ट के अकॉर्डिंग अपना सीट्स वो समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया, हमने देखा यहाँ पे कि टोटल इंस्टीट्यूट कितने हैं 19, टोटल सीट्स कितने हैं 688, जिसमें जनरल कैटेगरी के 268, ईडब्ल्यूएस के 66, 175 ओबीसी के, 98 शेड्यूल कास्ट के, 50 शेड्यूल ट्राइब्स के, 31 फिजिकल हैंडीकैप। अब ध्यान दो, अच्छा ये कुछ कोड वगैरह है कि कोड कैसे लिखा, जैसे 601 ये कॉलेज का कोड होता है, इसके अलावा 23 मतलब इस तरीके से लिखा होता है कि कौन कौन से, अरे किस किस कास्ट के कितने सीट्स है। जैसे यहाँ पे देखो 23 जनरल कैटेगरी का सीट है, 2 जो है वो ईडब्ल्यूएस का है, 13 ओबीसी के हैं, 6 नॉन हैंडीकैप के, और मतलब शेड्यूल कास्ट में नॉन हैंडीकैप, और 4 सीट शेड्यूल कास्ट में नॉन हैंडीकैप। तो ये कुछ सीट्स हैं जिसमें जनरल कैटेगरी का 1 सीट है और शेड्यूल ट्राइब्स का 1 सीट है, किसके लिए? जो फिजिकल हैंडीकैप होंगे। तो ये कुछ नंबर ऑफ सीट्स किस तरीके से लिखे जाते हैं उसके बारे में डिटेल है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। उसके बाद देखो यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट वाइज दिया है, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का, ये आप देख सकते हो, ये इतना इंपॉर्टेंस नहीं। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब यहां से स्टार्ट हो जाता है आपका, देखो कितने कॉलेजेस हैं, किस कॉलेज में किस कैटेगरी के लिए कितने सीट्स हैं, ये सब हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। आप देख सकते हैं सबसे मैक्सिमम जो सीट्स है ना वो आईआईटी दिल्ली में है। आईआईटी दिल्ली में टोटल सीट्स जो है 68 है। आपको समझना है आईआईटी में टोटल सीट्स कितने हैं 68, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 27, 7 ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 17, शेड्यूल कास्ट के लिए 9, 5 शेड्यूल ट्राइब्स के लिए और हैंडीकैप के लिए 3 सीट्स। तो यहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस कॉलेज में कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं, और जनरल कैटेगरी के लिए कितना सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए कितना सीट्स हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, तो हर एक सब्जेक्ट के लिए आप, अरे हर एक कास्ट के लिए आप देख सकते हो कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं। तो सबसे ज्यादा सीट्स किसके पास है? आईआईटी दिल्ली। सेकेंड पे आता है आईआईटी गुवाहाटी, थर्ड पे आईआईटी धनबाद, और उसके बाद आता है आईआईटी कानपुर। तो 68 आपको याद रखना, सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ जो सीट्स है आईआईटी दिल्ली। बट प्रॉब्लम ये है कि आईआईटी दिल्ली का जो कट ऑफ है वो भी काफी अच्छा खासा होता है। और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि सबसे अच्छे अच्छे कॉलेजेस कौन है। अगर आप एक अच्छे कॉलेज में आपको जाना है, अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं और आप चाहते हो कि किस कॉलेज में सिलेक्ट करें, तो मैं आपको पिछले कट ऑफ से आपको बताऊंगा कि कौन से कॉलेज बेस्ट है मैथ्स के लिए। ठीक है,
तो ये हो गया आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी धनबाद, आईआईटी कानपुर। और दूसरी बात मुझे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कोर्स कौन कौन से मिलेंगे। अब देखो, आईआईटी दिल्ली में आप प्लेन बीएससी कर सकते हो, यानी कि एमएससी इन मैथमेटिक्स। बट अगर आप आईआईटी गुवाहाटी में जाते हो तो वहां पे आप एमएससी इन मैथमेटिक्स प्लस कंप्यूटिंग कर सकते हो। और इसके अलावा आईआईटी धनबाद में भी यही है, मैथमेटिक्स इन एमएससी इन मैथमेटिक्स प्लस कंप्यूटिंग। बाकी आईआईटी कानपुर में एमएससी इन मैथमेटिक्स है। इसके अलावा आईआईटी मंडी में एमएससी इन अप्लाइड मैथमेटिक्स। और एक इससे पहले क्या होता था कि अप्लाइड मैथ्स के लिए आईआईटी कॉलेज नहीं थे, तो वो सारे स्टूडेंट जो अप्लाइड मैथ से जिसका एप्लीकेशन है, मैं सबको सजेशन दूंगा, अगर वो सारे स्टूडेंट जिनको प्योर मैथ से हट के अप्लाइड मैथ्स में जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है अप्लाइड मैथ्स आगे चल के इसका। और दूसरी बात, वो स्टूडेंट जिनको लगता है कि एप्लीकेशन, जो बोलते हैं ना एप्लीकेशन होना चाहिए, तो उन सारे स्टूडेंट को अगर वो इंटरेस्टेड है तो उनको अप्लाइड मैथ्स में एडमिशन लेना चाहिए। एमएससी इन अप्लाइड मैथमेटिक्स, तो आईआईटी मंडी में आप क्या कर सकते हो, एमएससी इन अप्लाइड कर सकते हो, अप्लाइड मैथमेटिक्स। जैसा कि आपने जावा वगैरह ये सब पढ़ा होगा, वहाँ पे जो कोडिंग वगैरह एल्गोरिदम बनाते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है तो वो आईआईटी मंडी में जा सकते हैं, जहाँ पे वो अप्लाइड मैथमेटिक्स, एकमात्र कॉलेज है जहाँ पे अप्लाइड से आप मैथमेटिक्स कर सकते हो। टोटल सीट्स भी अच्छे खासे हैं, 50। और दूसरी बात, एक बात ये भी है इसकी अच्छी कि जो आपका कट ऑफ है, इसका कट ऑफ भी थोड़ा कम होता है, क्योंकि जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं ज़्यादा मेनली वो फोकस करते हैं किस पे, प्योर मैथ्स में, क्योंकि उनका प्योर मैथ्स काफ़ी अच्छा होता है। बट कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अप्लाइड पे उनका मतलब उनको अप्लाइड में जाना होता है, थोड़ा प्योर मैथ्स से हट के, तो थोड़ा उनको एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ करना होता है, तो वो आईआईटी मंडी में ले सकते हैं। इसके अलावा आईआईटी मद्रास में एमएससी इन मैथमेटिक्स। और सबसे इंपॉर्टेंट है आईआईटी खड़गपुर। अगर वो स्टूडेंट जिनको पीएचडी करना है, जॉइंट एमएससी प्लस पीएचडी, मतलब एमएससी के साथ साथ पीएचडी करना चाहते हैं, तो वो आईआईटी खड़गपुर में ले सकते हैं, जहां पे 38 सीट्स हैं, जिसमें ओबीसी ओपन वालों का टोटल 15 सीट्स है। तो एक बात है, वो स्टूडेंट जिनको पता है कि हाँ उनका एम है कि वो एमएससी के साथ साथ पीएचडी भी करना चाहते हैं, सिर्फ उन्हीं को मैं एडवाइस दूंगा कि वही जाके आईआईटी खड़गपुर में एडमिशन ले। क्योंकि कुछ लोग ऐसा होता है कि वो आईआईटी करके बीच में छोड़ देते हैं। तो एक प्रॉब्लम है कि जब आप इंटीग्रेटेड पीएचडी करते हो, जॉइंट एमएससी पीएचडी, तो वहाँ पे बीच में स्किप नहीं कर सकते। तो अगर आप इंटीग्रेटेड एमएससी के साथ पीएचडी कर रहे हो, आपको ध्यान देना है कि आपको पूरी पीएचडी कंप्लीट करनी, वरना आपको एमएससी का भी डिग्री नहीं मिलेगा। तो ये आपको ध्यान में रख के फिर पीएचडी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जॉइंट एमएससी के साथ साथ पीएचडी भी कर सकते हो। इसके अलावा आईआईटी रुड़की में आपको एमएससी मैथमेटिक्स, आईआईटी गांधीनगर में भी एमएससी मैथमेटिक्स जो कि गुजरात में है, आईआईटी खड़गपुर, अच्छा यहाँ पे कुछ देखो जैसे नाम नहीं लिखा है, तो आईआईटी खड़गपुर आईआईटी खड़गपुर वेस्ट बंगाल में है। आईआईटी मद्रास तो नाम से समझ में आ रहा है, मद्रास प्रोविंस कौन जिसको हम लोग चेन्नई के नाम से जानते हैं, तमिलनाडु में। आईआईटी रुड़की ये तो पता ही होगा। आईआईटी गांधीनगर गुजरात में, जो कि कैपिटल है किसका, गुजरात का। इसके अलावा आईआईटी बॉम्बे, सबसे इंपॉर्टेंट कॉलेज। जितने भी पूरे इंडिया में जितने भी स्टूडेंट हैं, स्टार्टिंग के जितने भी सीट्स हैं आईआईटी बॉम्बे के, वो स्टार्टिंग के रैंकर कहाँ जाते हैं, आईआईटी बॉम्बे में जाते हैं। आगे चल के हम लोग कट ऑफ भी देखेंगे। तो स्टार्टिंग के जो रैंकर है, अगर आपको आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन चाहिए तो आपको बहुत मेहनत करनी है, और आपका जो स्कोर है ना +70 के नीचे तो नहीं होना चाहिए। अगर आप आईआईटी बॉम्बे में चाहते हो तो आपका एम ये होना चाहिए कि करेंट टाइम में आपको फोकस होना चाहिए कि 70 से नीचे तो आपका एम होना ही नहीं चाहिए। तब जाके आप ये बोल सकते हो कि आपका एडमिशन आईआईटी बॉम्बे में होगा। या फिर अगर पेपर का लेवल टफ होता है तो भी आपको ये एम होना चाहिए कि रैंक जो है वो आपका 25 के अंदर, तो भी आप श्योर नहीं हो सकता है कभी कभी 21, 22 पे भी क्लोज हो जाता है। तो आपको टॉप 20 के अंदर अगर आपका रैंक है, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, तब जाके आप श्योर बोल सकते हो कि आपका आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन होगा। अदरवाइज आईआईटी बॉम्बे में जितने भी रैंकर लोग हैं, सबका पहला चॉइस होता है आईआईटी बॉम्बे।
सबसे बेस्ट कॉलेज है आईआईटी बॉम्बे। यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी अच्छा है, कैंपस भी अच्छे हैं, और आपके पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे स्कोप भी है जहाँ से आप आईआईटी बॉम्बे के थ्रू जा सकते हो। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉलेज है। अगर आपको आईआईटी बॉम्बे में जाना है तो आपको बहुत मेहनत करनी है और कल का पेपर बहुत अच्छा लिखना है। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बतानी थी, जैसे एक मैंने अप्लाइड मैथ्स बताया था, ऐसे दूसरा यहाँ पे देखो एक और चीज लिखा है, एमएससी डुअल डिग्री इन ओआर। ओआर मतलब ऑपरेशनल रिसर्च। अगर वो स्टूडेंट जिनको फिनेंस में या मार्केटिंग में जाना है, बिजनेस वगैरह करना, तो उनके लिए काफी अच्छा सब्जेक्ट है ये, ओआर में जा सकते हैं। थोड़ा सिट भी कम है बट कट ऑफ थोड़ा इसका कम लगता है, क्योंकि अब मैथ्स के लिए ऑप्शन है, मैथ्स वाले भी कर सकते हैं, स्टैट्स वाले भी कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो ऑपरेशनल रिसर्च में जा सकते हो और इसके स्कोप काफ़ी अच्छा है। अगर आप बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं या फिर फिनेंस में जाना चाहते हो तो ओआर आपके लिए काफ़ी अच्छा है। ऑपरेशनल रिसर्च मार्केटिंग में इसका काफ़ी यूज़ होता है। तो अगर मैं बिजनेस पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखूं तो ये काफ़ी अच्छा कोर्स होगा आपके लिए, जो कि आईआईटी बॉम्बे में, जिसका सीट कितने हैं 15, बट यहाँ पे ज़्यादातर स्टैट्स वाले ज़्यादा फोकस करते हैं, बट स्टैट्स और मैथ्स दोनों ही इसके लिए एलिजिबल है। फिर उसके बाद आईआईटी पलक्कड़, ये सब नए कॉलेजेस हैं जिसमें 26 सीट्स हैं। आईआईटी पटना, आईआईटी रोपर, ये तीनों नए कॉलेज हैं। नए कॉलेज मतलब पिछले 5 या 6 साल के अंदर आए हैं सब। उसके बाद आता है आईआईटी भुवनेश्वर। आईआईटी भुवनेश्वर में भी आप क्या कर सकते हो, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी खड़गपुर के जैसा जॉइंट एमएससी प्लस पीएचडी कर सकते हो मैथमेटिक्स के अंदर। इसके अलावा आईआईटी इंदौर, आईआईटी जोधपुर, दोनों में एमएससी मैथ्स कर सकते हो। बाकी सीट्स कितने आप देख सकते हो। और उसके बाद इंदौर में आप क्या कर सकते हो, डेटा साइंस। डेटा साइंस, ये देखो एक और इंपॉर्टेंट आ गया डेटा साइंस। अगर मैं बात करूं ना, करंट के टाइम पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला है वो डेटा साइंस का होने वाला है। आपको पता होगा कि आजकल में ना जो जितने भी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, जो टॉप रैंक की कंपनी है, वो सब किसके वजह से, डेटा की वजह से। जितना ज्यादा डेटा उतना ज्यादा आप पैसे कमा सकते हो। बोलते हैं ना, अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको डेटा आपके पास ज्यादा होना चाहिए। तो डेटा साइंस आगे चल के हर चीज ऑनलाइन होने वाला है, आपको डेटा साइंस का काफी यूजफुल है। मैं अगर फ्यूचर को देख के चलूं तो सबसे ज्यादा एप्लीकेशन डेटा साइंस का है। तो अगर जिनको पैसा कमाना है और आगे चल के अच्छा स्कोप करना है तो आप डेटा साइंस में जाओ। आईआईटी में या फिर किसी भी फील्ड से अगर आप डेटा साइंस का कोर्स करते हो तो काफी अच्छा कोर्स है। बट अगर आपको आईआईटी से मिलता है तो ये काफी आपके लिए, मैं कहूँगा, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप डेटा साइंस से कर सकते हो, जो कि कहाँ पे है, आईआईटी जोधपुर में है। डुअल डिग्री है आईआईटी डेटा एंड कंप्यूटेशनल साइंस। तो यहाँ से आप कर सकते हो डेटा साइंस। सीट भी काफ़ी कम है, 10 सीट है, बट अगर आपको चांस मिलता है तो आप आईआईटी डेटा साइंस से करो, क्योंकि फ्यूचर में इसके काफ़ी एप्लीकेशंस होने वाले हैं। इसके अलावा आईआईटी हैदराबाद में भी अच्छा स्कोप है, आप एमएससी इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशन कर सकते हो। आईआईटी तिरुपति में, इसमें एक्चुअल में कंबाइन किया है, यहाँ पे मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक दोनों का मिला के 15 सीट है। बाकी ऐसा कुछ नहीं, आप सिंपल मैथमेटिक्स से भी कर सकते हो और स्टैट से भी कर सकते हो, बट कंबाइंड सीट कितने हैं, 15। इसके अलावा आईआईटी भिलाई, ये सब नए नए कॉलेजेस हैं, यहाँ पे आप एमएससी इन कंप्यूटिंग वगैरह, एमएससी इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग कर सकते हो। तो ये होगा टोटल कॉलेजेस कि किस कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेस हैं, कितने नंबर ऑफ सीट है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि आपका कट ऑफ कितना रहने वाला है। देखो ये एक बार देख लेते हैं। टोटल सीट्स है हमारे पास 688, जिसमें 50% ओपन का होता है, 50% कास्ट का होता है। इसके बाद ओपन में भी जनरल कैटेगरी के 286 है। ये सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये आप देख सकते हो। हम आगे चलते हैं। ये देखो, अब यहां से हम लोग देखते हैं कि अगर आपको कितना स्कोर करना है। आपने सीट देख लिया, आपने सब्जेक्ट देख लिया कि कितने सब्जेक्ट में आपको कितने मार्क्स लाने। अब इंपॉर्टेंस है आपको कट ऑफ के बारे में आइडिया होना चाहिए, क्योंकि पिछले कट ऑफ को आइडिया, मतलब पिछले जो कट ऑफ है उसको देख के हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाला कट ऑफ क्या हो सकता है। और जैसा कि 2020 का मैक्सिमम कट ऑफ था, तो आप उसको टारगेट समझ के उसी बेस पे आप अपना कर सकते हो। कट ऑफ मेनली चांसेस है, मैं ये कह सकता हूँ 80 to 90% चांस है कि पिछले बार से कट ऑफ कम ही जाएगा। हालांकि ये भी कह सकते हैं कि इस बार सब लोग घर पे ज़्यादा बैठे थे, ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए थे,
तो कट ऑफ बढ़ सकती है, बट इसके चांसेस बहुत कम होंगे। अगर मेरा ऐसा मानना है कट ऑफ कम ही होगा। कट ऑफ हालांकि पेपर के पहले प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट ये मान के चलो कट ऑफ 80 to 90% चांस है। 10% ही चांस ऐसा है कि 33 या 34 से कट ऑफ बढ़ेगा, बट एक्चुअल में अब फिर से बोल रहा हूँ 33 34 आपका कट ऑफ नहीं है मार्क्स, वो सिर्फ एक मतलब बोलते हैं ना, आप अप्लाई कर सकते हो फॉर्म के लिए जिससे कि उनको फॉर्म का पैसा मिले, बाकी कुछ नहीं होता कट ऑफ से। अब देखो यहाँ पे किसी ने एक रिजल्ट सेंड किया था, ये मैंने ऑनलाइन से लिया है। अब थोड़ा इस पर ध्यान से देखो, आप मैं यहां से आपको आइडिया लग जाएगा। देखो जैसा कि जनरल कैटेगरी का कट ऑफ कितना है 33.65, ओबीसी का कट ऑफ कितना है 30 और 16.82। अगर इसका मार्क्स देखोगे, देखो कट ऑफ कितना है इसका 33.65 मान के चलते, ये मानो ओबीसी में अगर मैं इसको ओपन कर दूं, सपोज अगर ये स्टूडेंट ओपन कैटेगरी का होता तो इसके मार्क्स कितने हैं 56.33। इस मार्क्स को माइंड में रखना, और इसका रैंक कितना है 382। अब आगे चल के हम लोग ये देखेंगे कि क्या 382 में कट ऑफ से इसका मार्क्स बहुत ज्यादा है। जब इसका रिजल्ट आया इसने सोचा वाह 33 कट ऑफ है बट मुझे मार्क्स मिल गए 56.33, इसका मतलब मेरा अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। जब इसने रिजल्ट देखा और अगर इसने कट ऑफ, जैसा कॉलेज में बहुत सारे कॉलेज में टीचर्स ये कहते हैं कि बेटा कट ऑफ क्लियर कर लिया मतलब उसका एडमिशन हो जाएगा। कट ऑफ क्लियर करने से एडमिशन नहीं होता, और कट ऑफ क्लियर करने से इसका मतलब ये नहीं बहुत टैलेंटेड है, कट ऑफ से कुछ नहीं होता। कट ऑफ क्लियर करोगे फिर भी आप सिंपल एमएससी ही करने वाले हो जब तक कि आपका आईआईटी में या एनआईटी में एडमिशन नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। तो 56.33 मार्क्स बहुत अच्छा है अगर कट ऑफ से कंपेयर करूं तो, बट क्या अगर ये जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट हो तो क्या इसको कहीं एडमिशन मिलेगा, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। देखो माइंड में रखना है 382 रैंक और मार्क्स कितने 56.33। तो कट ऑफ एंड रैंकिंग लिस्ट ऑफ कॉलेज वाइज। अब ये देखो ये पहला कट ऑफ है ओपन वालों का। आईआईटी बॉम्बे के लिए आपको रैंक चाहिए 1 से लेकर 24 मार्क्स तक, अरे 24 रैंक तक। अगर आपका रैंक 1 से 24 तक है, और मैं आपको बता रहा हूं मैक्सिमम जो कट ऑफ और मैक्सिमम जो रैंक गया था अब तक का पिछले 6 सालों में वो 34 था। 34 हाँ 34 था, आई थिंक 2017 की बात है ये। 2017 फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि 34 रैंक तक चले गया था पिछले 6 सालों में। बाकी कभी 29, कभी 21 तक भी गया है, 21, 23, 24 और पिछले बार 24 रैंक तक। इससे आपको ये आइडिया लग गया कि आईआईटी बॉम्बे में चाहिए तो आपको 24। अब थोड़ा ध्यान दो, जिस बंदे का मार्क्स 382, अरे जिस बंदे का मार्क्स 56.33 उसका रैंक कितना है 382, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि रैंक 24 तक का मार्क्स कितना होगा। मान के चलो 75 के ऊपर है, क्योंकि फर्स्ट रैंक जो था उसका 91 मार्क्स था, तो 75 से लेके 91 के बीच में ही 24 या फिर उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। एक स्टूडेंट था उसके 70 मार्क्स थे, उसका रैंक कुछ 52 या 51 था, तो इससे अंदाजा लगा सकते हो 75 या 76 के बीच में मार्क्स होगा। इसके बाद आईआईटी दिल्ली के लिए 11 से 98 रैंक, कानपुर के लिए, कानपुर में अगर आपको चाहिए तो आपका रैंक होना चाहिए 113, मद्रास में चाहिए तो 131, आईआईटी रुड़की। अच्छा एक बताओ, ये जो टॉप के कॉलेज आपको दिख रहे हैं ना, अगर मैं स्टार्टिंग की ये मद्रास तक बात करूं, ये सबसे बेस्ट कॉलेज है। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉलेज है। और इसके अलावा आईआईटी बेंगलोर भी था, ठीक है चलो। तो आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी देखो एक्चुअली बेंगलोर को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, बेंगलोर एक्चुअल में आईआईटी नहीं है, वो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, इसी में आप आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी खड़गपुर को भी इंक्लूड कर सकते हो। ये ऐसे कॉलेज है जो बहुत अच्छे कॉलेज है। अगर आप मैथ से करना चाहते हो तो आपका जो फोकस होना चाहिए ना, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास। अगर आप प्योर मैथ से करना चाहते हो तो
बाकी जैसा कि मैंने आपको कहा कि अलग अलग फील्ड के लिए, सॉरी मैथ्स में अगर आपको कंप्यूटिंग से, डेटा साइंस से करना है उसके लिए है ऑप्शन, बट अगर आपको प्योर मैथ्स से करना है ना तो ये बहुत ही अच्छे कॉलेज है। आईआईटी बॉम्बे ये तो बेस्ट कॉलेज है, आईआईटी दिल्ली भी है, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, इसके अलावा आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी हैदराबाद, ये सब ऐसे कॉलेज है जहां से अगर आप मैथ्स से करते हो तो काफी अच्छा है। क्योंकि अगर आप देखो प्रॉब्लम क्या होता है पता है, जहां आप रह रहे हो अगर वहां से अगर आप शिफ्ट करके कहीं जा रहे हो तो बहुत सारे प्रॉब्लम आपको फेस करने होते हैं, और अगर वहां जाने के बाद भी अगर आपको अच्छा आईआईटी कॉलेज नहीं मिल रहा है तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, कोशिश ये करनी है कि आप इन 5 to 6 कॉलेज में ही आपका एडमिशन हो। तो आपको 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 ये नहीं लगना चाहिए कि आप घर वगैरह छोड़ के आईआईटी में पढ़ने गए हो और वहां पे आपको वो माहौल नहीं मिल रहा है। तो अगर आप मेहनत करो तो आपका पूरा फोकस होना चाहिए कि आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, मद्रास, खड़गपुर, हैदराबाद में होना चाहिए। गुवाहाटी भी ठीक ठाक है, बट एडमिशन तो आईआईटी में ही लेना है, किसी भी आईआईटी में, बट अच्छे कॉलेज में अगर आप होगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपको अच्छे आईआईटी कॉलेज में चाहिए तो आपका रैंक 150 के अंदर होना चाहिए। अब 382 मार्क्स वाले बंदे का मार्क्स कितना था, 56.3 थे, और अगर आपको 150 मार्क्स लाना है, अरे 150 के अंदर रैंक चाहिए तो कम से कम 65 के ऊपर आपका मार्क्स होना चाहिए। अगर मैं पिछले कट ऑफ की बात कर रहा हूँ 2020 के हिसाब से, हालांकि उसके पहले तो मेरा एक फ्रेंड है आईआईटी बॉम्बे में 2017 बैच का था, हालांकि उसका एमएससी हो चुका है। 2017 उसका मार्क्स था कितना, 53 पॉइंट समथिंग था, बट वो टाइम पे कट ऑफ काफी कम था। 2017 की बात है, 2017 नहीं नहीं 2018 हाँ 2018 में, 2017 में जो कट ऑफ था वो टाइम पे आई थिंक कुछ 19 पॉइंट समथिंग था, लेकिन 2018 में कट ऑफ सिर्फ 16 पॉइंट था। देखो कंपेयर करो, पिछले साल का कट ऑफ 33 और वो टाइम पे कट ऑफ सिर्फ 16.85 था, तो 53 में उसको आईआईटी कॉलेज मिल गया था। और यहाँ पे एक बंदा जो है उसको 56.33 के बाद भी ये नहीं क्लेम कर सकता कि उसको एक आईआईटी कॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पिछले कट ऑफ को टारगेट मान के चल रहे हैं कि अगर उतना आ जाएगा तो उससे तो कट ऑफ कम ही होने वाला है। तो अब यहाँ पे देखो रैंक को आप कंपेयर कर सकते हो, इसका मतलब उसका देखो मार्क्स 56.33, रैंक कितना है 382। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो जितने भी अच्छे आईआईटी कॉलेज हैं, ये देखो यहां से, अब ये सब नए कॉलेज हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे, आईआईटी जोधपुर, आईआईटी पटना, आईआईटी मंडी, आईआईटी धनबाद, आईआईटी भिलाई, आईआईटी तिरुपति, आईआईटी पलक्कड़, अगर आप प्योर मैथ्स की बात करोगे तो इसमें से कोई भी कॉलेज प्योर मैथ्स के लिए अच्छा खराब तो हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, बट ये नए कॉलेज है, सिर्फ ये कह सकते हैं अभी नए कॉलेज है। बाकी ये जो टॉप के कॉलेज है इसके किसी भी कॉलेज में उसका एडमिशन नहीं होने वाला, क्योंकि ये सब पुराने कॉलेज है। अच्छा खराब हम डिसाइड नहीं कर सकते, बट ये न्यू कॉलेज है, सिर्फ इतना कह सकते हैं कि ये न्यू कॉलेज है। अगर आपको पुराने कॉलेज में चाहिए तो आपको कम से कम 350 के ऊपर रैंक चाहिए, लेकिन एकदम टॉप कॉलेज चाहिए तो आपका 150 रैंक के अंदर। तो मतलब 56 मार्क्स लाने के बाद भी आप सेफ नहीं हो। तो इसलिए आपको याद रखना है कि जो मैंने बताया था ना 50 से लेके 55 तक, मतलब को आईआईटी के लिए, वो कट ऑफ के लिए नहीं, जो 33 32 वो कट ऑफ से कुछ मतलब नहीं होता, ये हमेशा याद रखना। तो ये तो आपको आइडिया लग गया होगा किसका है ये, ओपन, ये सब मैं जो बात कर रहा हूँ ओपन कैटेगरी का। अब नेक्स्ट बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का। देख सकते हो ईडब्ल्यूएस में ज्यादा कुछ फर्क नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ईडब्ल्यूएस में तो आपका कट ऑफ बहुत कम हो जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। 19-20 का फर्क है, कुछ नहीं। यहाँ पे भी आपको ठीक उसी तरीके से सब कुछ है, ज्यादा उसमें डिफरेंस नहीं होगा। ईडब्ल्यूएस ओपन कैटेगरी का 90-100 मतलब ऐसे ही चल रहा है। 19-20 का मतलब 19-20 का फर्क है, बाकी कुछ नहीं। ओबीसी में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, लगभग यहां भी सेम होता है। बट ये है कि अगर आपका मार्क्स अगर कुछ मतलब अगर अच्छा मार्क्स लाने के बाद भी आपको आईआईटी बॉम्बे नहीं मिल रहा है, जैसे 30-40 रैंक लाने के बाद, यहाँ पे आपका अगर 80 या 70 के ऊपर है तो आपको आईआईटी बॉम्बे में हो सकता है, जैसे ओपन के लिए 24। बाकी यहाँ पे भी ऐसा नहीं कि आपको बहुत डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ पे भी आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, जैसे कि 56.33 वाले को भी यहाँ पे भी उसको वो जो टॉप के 5 कॉलेज है 382 मार्क रैंक लाने के बावजूद उसको टॉप के आईआईटी कॉलेज फिर भी नहीं मिलेंगे।
देखो ना तो उसको आईआईटी बॉम्बे मिलने वाला है, ना ही आईआईटी दिल्ली, ना आईआईटी कानपुर, ना ही आईआईटी मद्रास, यानी कि टॉप के 4 कॉलेज में कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा। तो यानी कि ओबीसी का भी इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। डिफरेंस होता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के, बट यहाँ पे सीट भी कम है, तो उसी हिसाब से देखा भी जाता है। देखो यहाँ पे कट ऑफ कहाँ तक चले गया, 2147 तक चले गया। अब 2147 ये एससी कट ऑफ का है, लेकिन इसके लिए भी आपके मार्क्स जो है ना वो कम से कम 35 के ऊपर चाहिए। ये जो 2147 रैंक देख रहे हो ना, और या फिर 2377, मतलब तिरुपति करने के लिए शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट्स को भी 35 से लेकर 36 मार्क्स चाहिए। तो ऐसा नहीं कि कट ऑफ बहुत कम हो गया, वो जो कट ऑफ 1670 वो नहीं, एडमिशन के लिए कट ऑफ कितना चाहिए, एक शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट को भी मार्क्स कितना चाहिए, 35 to 36। ये देखो ये आ जाता है शेड्यूल ट्राइब्स का। शेड्यूल ट्राइब्स के आप देख सकते हो आईआईटी बॉम्बे में अभी भी है, शेड्यूल ट्राइब्स के हो, शेड्यूल कास्ट के हो, अगर एक अच्छा स्टूडेंट है उसी का ही आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन हो सकता है। हालांकि अगर आप किसी भी तरीके से आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन ले भी लेते हो तो भी कुछ फायदा नहीं, क्योंकि वहां पे आपका लेवल वैसा होना चाहिए, क्योंकि आईआईटी बॉम्बे में सारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स होंगे तो उसी हिसाब से उनका लेवल भी होता है, तो आप वहां पे एडजस्ट नहीं कर सकते। तो अगर आप पढ़ के गए हो तभी आप आईआईटी बॉम्बे में एडजस्ट कर सकते हो, वरना आप ड्रॉप आउट हो जाओगे बीच में। इसके बाद 5681 यहाँ पे मैक्सिमम कट ऑफ मैक्सिमम रैंक है। इसका मतलब ये मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे आपका मार्क्स जो है वो 25 से लेकर 20 के बीच में होगा। अरे 25 तो बहुत कम बोल दिया, हाँ 25, मतलब 25 से ऊपर फिर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपका 10 मार्क्स 5 मार्क्स हो गया फिर भी होगा, ऐसा नहीं, आपको फिर भी 25 to 26 मार्क्स चाहिए अगर आप शेड्यूल ट्राइब्स के हो। लेकिन यहाँ पे सीट्स भी बहुत कम है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। तो मतलब ये जो है ना ये रियलिटी है। कट ऑफ जो दिखता है वो कुछ नहीं है, एक्चुअल में आपको मार्क्स अच्छे होने चाहिए, आपका रैंक अच्छा होना चाहिए। तो अगर मैं एक सीधे साधे में कहूँ, अगर मैं अपना कट ऑफ निकालूं, जो कट ऑफ आपका यूज होने वाला है, तो देखो मैं यहाँ पे हर एक स्टूडेंट का कट ऑफ लिख देता हूं। अगर आप एक ओपन कैटेगरी को हो तो आपका जो कट ऑफ होना, आपका जो एम होना चाहिए कल के पेपर में, वो कितना होना चाहिए, 55 से लेके 58 तक। किसी भी आईटी कॉलेज में, यहाँ पे मैं किसी भी आईटी कॉलेज में अगर इतना मार्क्स है तो ये श्योर है कि आपका किसी ना किसी आईटी कॉलेज में हो जाएगा। वो छोड़ दो 56.33, उतना कट ऑफ नहीं जाने वाला। बात करता हूं ईडब्ल्यूएस में। ईडब्ल्यूएस में आपका 52 से लेके 53 मार्क्स अगर रहेगा तो आपका हो जाएगा। बात करते ओबीसी के, ओबीसी के लिए आपका 50 मार्क्स होना चाहिए आईटी कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए। जबकि अगर मैं शेड्यूल कास्ट की बात करूं तो आपका 40 मार्क्स होना चाहिए, 38 से 40 पकड़ लो। और अगर आप शेड्यूल ट्राइब्स के हो तो आपका 30 से लेके 32। यहाँ पे आपका देखो डिपेंड करता है शेड्यूल कास्ट का भी 40 या फिर 35 से लेके 40। लेकिन अगर आप एक शेड्यूल ट्राइब्स के हो तो 30 से लेके 32 या 28 से लेके 32, इसके बीच में आपका टारगेट होना चाहिए कि इसमें ये होगा कि आपका किसी ना किसी आईटी कॉलेज में मिल जाए। ओपन वाले का टारगेट होना चाहिए 55 से लेके 58, ईडब्ल्यूएस का होना चाहिए 52 से लेके 50, मतलब 50 क्या वो होना चाहिए। ओबीसी का भी होना चाहिए कि 50 तक वो टच कर ले, 48 से लेके 50। इसके अलावा शेड्यूल कास्ट का 40 के लमसम और शेड्यूल ट्राइब्स का 30 के अराउंड होना चाहिए। तो ये आपका कट ऑफ होगा जिससे कि आपका आईआईटीज में एडमिशन होगी। सिर्फ कट ऑफ नहीं, जिससे आपका आईआईटी में एडमिशन होगा। दूसरी बात, अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि अगर एनआईटी नहीं तो क्या। अगर सपोज मेरा रैंक कट ऑफ क्लियर कर रहा हूं तो कुछ बेनिफिट होगा। तो ऐसा मान लो जितना भी आपका कट ऑफ है आप रैंक देख लो, समझ में आ रहा है। अगर जैसे कि मान लो कट ऑफ में आपने कट ऑफ जस्ट क्लियर किया है और आपका रैंक है 2400, तो आपके उसकी हाफ सेट निकाल दो। मतलब अगर 2400 निकाल रहे ना तो उसमें से 1200 निकाल दो। अगर आपका रैंक 1200 तक है या फिर 1000 के अंदर, तब आपका एनआईटी में एडमिशन मिल जाएगा। अगर आपको एनआईटी अच्छे कॉलेज में चाहिए, जैसे एनआईटी वारंगल हो गया, एनआईटी पुणे, तो यहाँ पे आपको अगर एडमिशन चाहिए तो कम से कम आपका 1000 के अंदर ही, ज़्यादा से ज़्यादा रैंक आपका 1000 होना चाहिए। मतलब 1000 के अंदर ही आपका रैंक होना चाहिए। अगर 1000 के ऊपर हो तो आपको कोई भी अच्छी एनआईटी कॉलेज नहीं मिलेगी।
तो यानी कि अगर आपको आईआईटी के अलावा अगर अच्छे कॉलेज में या एनआईटीज में चाहिए तो आपका रैंक आपको कोशिश करनी है 1000। अब 1000 का मार्क्स का मतलब ये है कि आपको क्या करना है, 40 मार्क्स के ऊपर चाहिए। मतलब अगर आपका सपोज मान लो आपकी पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं हुई है, अगर आपको लगता है कि आपका आईआईटीज में तो नहीं होगा और आपकी आपने पढ़ाई इतना अच्छा नहीं किया और आपको गैप भी नहीं लेना है, अगर आपको 1 ईयर का गैप नहीं लेना तो आप एनआईटी में एडमिशन ले सकते हो और एनआईटी में अच्छे से पढ़ना, ताकि 2 साल के बाद जब आप गेट का पेपर दोगे तो आप गेट में अच्छा स्कोर करके फिर से आप आईआईटी में एडमिशन ले सकते हो। ऐसा नहीं कि अगर आईआईटी में एडमिशन नहीं हुआ तो आपके पास कोई स्कोप नहीं, आपको फिर एक बार चांस मिलेगा 2 साल के बाद जब आप गेट के लिए जाओगे। तो आपको क्या करना है, एनआईटी में एडमिशन लेना है, अच्छे से पढ़ना है और फिर गेट की तैयारी करना है। ऐसा नहीं है। और वो स्टूडेंट जैसे फॉर एग्जांपल जिनका एनआईटी में भी नहीं हो रहा है, आईआईटी में भी नहीं हो रहा है, तो उनको क्या करना है, अपने पढ़ाई को कंप्लीट उसी को आगे बढ़ाना है, जिससे होगा कि अगर वो कहीं एमएससी में एडमिशन लेते हैं तो उसी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है और नेट का प्रिपरेशन करना है और वहाँ पे उनका डायरेक्टली बेनिफिट होगा नेट में। अगर आईआईटी जैम में आपने मेहनत की है, भले से आपका एडमिशन ना आईआईटी या एनआईटी में, बट वो बेनिफिट आपको जब आप नेट का पेपर दोगे वहां पे आपका बेनिफिट होगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप आईआईटी में काफी मेहनत किए हो तो नेट के क्वेश्चंस आपके लिए इजीली सॉल्व होंगे। अगर आप नेट के क्वेश्चंस पे फोकस नहीं भी करते हो ना ज्यादा, फिर भी आपका एक लेवल हो जाएगा कि आपको नेट के क्वेश्चंस इजी लगने लगेंगे। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि अगर आपने आईआईटी में काफ़ी अच्छा मेहनत किया, भले से आपका किसी आईआईटी में एडमिशन ना हो, बट आप इस लायक हो कि आप नेट के क्वेश्चंस कर सकते हो बिना एमएससी के पूरे टॉपिक पढ़े हुए। बीएससी के बेस पे भी आप नेट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ये याद रखना। बट आपको उसको कंटिन्यू रखना है और जितना हो सकता है नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करो। बाकी बेस्ट ऑफ लक, आई होप आप सब अच्छा करोगे और आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि पूरी रियलिटी क्या है, कितना कट ऑफ रहता है, किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, किस कॉलेज में कितना। ये पूरा कंप्लीट वीडियो था जिसमें आपको पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिली होगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मैं यही बोलूँगा, अच्छे से लिखो और एक टारगेट बना के पेपर को अटेम्प्ट करना। और सबसे इंपॉर्टेंट, एकदम कूल माइंड रहना, पेपर में एकदम ध्यान से जो पहले इजी क्वेश्चन से पहले उनको अटेम्प्ट करना, हार्ड क्वेश्चन को स्किप करना। लास्ट में जो टाइम मिलेंगे, जो स्टार्टिंग के जो 2 आवर्स होते हैं ना, वहाँ पे इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। और उसके बाद और एक प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ, जितना आप अपने माइंड को कूल रखोगे उतना अच्छा है, क्योंकि ये सब पेपर में क्या होता है, पहली बात तो ऑनलाइन होता है, तो स्टार्टिंग में वो लोग 1 आवर तो आपके ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। अब उसके बाद जो आपको 2 आवर्स के बाद आपका पूरा जो माइंड है ना ब्लॉक हो जाता है, तो आखिरी के 1 घंटे में आपका दिमाग काम नहीं करता है। तो इसलिए आपको याद रखना है, जो भी आपको अटेम्प्ट करना है ना, वो स्टार्टिंग के 2 आवर्स में अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देना और आखिरी 1 घंटे में आपका इतना माइंड नहीं चलने वाला। कुछ लोग होते हैं जो एकदम टैलेंटेड है, जिन्होंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, उनके लिए ठीक है, बट वो बंदे जो हर एक टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, जो उनके मतलब वो टाइप के क्वेश्चन कुछ घुमा फिरा के, तो उनका दिमाग नहीं चलता है। इसीलिए क्या करना है, स्टार्टिंग के 2 आवर्स में ही ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो ठीक है, फिर आज का लेक्चर यही एंड करते हैं और फिर नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए वीडियोस के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।